हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का इवोल्यूशन वाला पार्ट, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने हेरिडिटी पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो जिसने नहीं देखा है फटाफट पहले जाओ हेरिडिटी के लेक्चर्स को कंप्लीट करो जो मेरे लेक्चर नंबर 1 के वीडियो में है। आज मैं कराऊंगा लेक्चर नंबर 2 में इवोल्यूशन के ऊपर। हम इवोल्यूशन के ऊपर हर एक चीजें पढ़ेंगे। इवोल्यूशन पढ़ने वाले, थियरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसका हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसका हम लोग अपना डार्विन थियरी पढ़ने वाले हैं, लैमार्किज्म पढ़ने वाले हैं, स्पेसिएशन पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन के ऊपर। तो इवोल्यूशन कहाँ गया हमारा? हाँ, इवोल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन लिखा है इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या होता है इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मतलब होता है एक बहुत ही धीमी गति से बदलाव होना, और इस बदलाव को क्या लगता है? एक लंबा समय लगता है। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर धीमी गति से कुछ चेंजेस होता है और इस चेंजेस को बहुत समय लग जाता है, तो वो एनिमल क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहा है, इवोल्यूशन कर रहा है। ओके, दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। अब देखो ध्यान से, अब ये जो बंदर है इसको मॉडर्न मैन बनने में बहुत लंबा समय लगा, बहुत लंबा समय लगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा था धीरे धीरे चेंज होने का, ये प्रोसेस कैसा था? बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस था। ओके, आगे देखते हैं क्या है। All the stages in change occur in a various component ranging from the star and planet in space and biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। इवोल्यूशन के स्टडी में हम सिर्फ प्लांट और एनिमल कैसे इवॉल्व हुए यही नहीं पढ़ते हैं। इवोल्यूशन की स्टडी में कैसे हमारा यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, कैसे हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ, या फिर कैसे स्टार्स इवॉल्व हुए, ये सब की पढ़ाई हम लोग कहाँ करते हैं? इवोल्यूशन में करते हैं। आगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर सर्वल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। क्या बोला है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति का फॉर्मेशन होना, ड्यू टू चेंज इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। जब हम बोलते हैं ना कोई एनिमल अपने कैरेक्टर में कुछ स्लो चेंज लाता है, उसके बाद क्या होता है? एक नई प्रजाति का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये मंकी ने क्या किया? धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाया, धीरे धीरे जमीन पे आया और धीरे धीरे इरेक्ट होना स्टार्ट किया, और आज एक नया स्पीसीज बना है, और जिस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग। मतलब हुआ क्या कि पहले एक स्पीसीज था जो क्या था? मंकी था। मंकी ने क्या किया? अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव लाया और आज एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, देखो ध्यान से। अभी मैं बोला ना कि कुछ देर पहले, इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व होना ही नहीं होता है। इवोल्यूशन में हम लोग स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में सिर्फ ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए यही नहीं पढ़ते हैं, अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, प्लैनेट्स कैसे इवॉल्व हुए, स्टार कैसे इवॉल्व हुए, सब चीज पढ़ा जाता है। उसी तरह अर्थ जब फॉर्म हुआ होगा उस समय अर्थ बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे कूल हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें लाइफ बिगिन हुआ, और आज अर्थ हम देख ही रहे। मतलब अर्थ भी क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है, और इस इवोल्यूशन में बहुत लंबा समय लगा है। ओके आगे, हाउ लाइफ बिगन। पर मन में एक सवाल आता है कि चलो अर्थ तो इवॉल्व हुआ, पहले गर्म था, ये था, हमने क्या पढ़ा अभी कि पहले जो अर्थ था हमारा बहुत ही हॉट था, फिर धीरे धीरे कूल हुआ और फिर लाइफ बिगेन हुआ। इसमें क्या है? नए नए ऑर्गेनिजम्स आए, नए नए पेड़ पौधे आए, और इससे क्या हुआ? अर्थ पे एक लाइफ बिगेन हुआ। पर मन में सवाल आता है कि हाउ लाइफ बिगेन, लाइफ शुरू कैसे हुआ अर्थ पे? तो देखो ध्यान से, 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। आज से 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था, कोई जीवन नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। At the beginning there may have been only a simple element in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compound may been formed from this। उस समय पे सिर्फ क्या था? सिंपल एलिमेंट्स थे अर्थ में, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे सिंपल एलिमेंट्स थे। ये सारे एलिमेंट क्या हुए? एक दूसरे से कंबाइन हुए, और एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाए? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं? आज से 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था। तो क्या था उस समय? तो उस समय सिंपल एलिमेंट्स थे। क्या थे? सिंपल एलिमेंट्स थे। और ये सिंपल एलिमेंट्स क्या हुए? धीरे धीरे कंबाइन हुए, और कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। उसके बाद क्या हुआ? द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड। और फिर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, और इनके मिलने से क्या बना? इनके मिलने से बना प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। देखो क्या हुआ? आज से बहुत साल पहले क्या थे? एलिमेंट्स थे।
आज से 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे कुछ नहीं था, तो क्या था? एलिमेंट्स। तो ये कैसे एलिमेंट्स? सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स कंबाइन हुए और क्या बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना। और जब ऐसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन हुए तो क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। और जब बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन हुए तो क्या बना? तब क्या बना? प्रोटीन बना। और क्या बना? न्यूक्लिक एसिड बना। याद रखना। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ बिगिन कैसे हुआ। तो मैं क्या बोला? आज से 3.5 साल पहले अर्थ पे कुछ नहीं था, तो क्या था? सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होकर क्या बनाए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले और क्या बना? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। फिर आगे देखते क्या हुआ? फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हुआ क्या? डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलकर क्या बना? पहला एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना। पहला एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या बना? सेल बना। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मतलब सबसे स्टार्टिंग सेल का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना। नंबर ऑफ दो सेल में इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। और फिर क्या हुआ? ये सब चीजें हो कहाँ रही है? ये सब चीजें ओशन के अंदर हो रही है, समुद्र के अंदर हो रही है, याद रखना। और फिर क्या हुआ? ये जो सेल थे ये धीरे धीरे क्या किए? रेप्लिकेट किए, सेल डिवीजन किए और मल्टीपल सेल बनना स्टार्ट हो गया। मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल। देयर में हैव बीन सम डिफरेंस अमंग दो सेल एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम में हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम में हैव पेरिश्ड। क्या हुआ? अब इन लोग क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन कर रहे हैं, एक सेल डिवीजन कर रहे हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 6 से 8, ऐसा मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। अब मल्टीपल सेल फॉर्म हुए और मल्टीपल सेल में वो सेल सरवाइव कर पाए जिनका जो ग्रोथ था कैसा था? गुड ग्रोथ था। जो कैसे थे? जो उस इन्वायरमेंट के लिए फिट थे वो लोग क्या किए? सरवाइव करे। और जो उस इन्वायरमेंट के लिए फिट नहीं थे वो लोग क्या हो गए? पेरिश हो गए, नष्ट हो गए। तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज से 3.5 साल बिलियन मतलब 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले क्या था? सिंपल एलिमेंट था। सिंपल एलिमेंट था। सिंपल एलिमेंट से क्या बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब इन दोनों मिले तो क्या बना? प्रोटीन बना और न्यूक्लिक एसिड बना। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मिलाकर क्या बना? फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना। और प्रिमिटिव सेल ने क्या किया? सेल डिवीजन किया। मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे बहुत सारे सेल बने। और ये सारे सेल में से वही सेल सरवाइव कर पाया जो नेचुरल सिलेक्शन दिखा रहा था, जो नेचर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर रहा था। वो सेल, मान लो ये दोनों सेल सरवाइव किए और ये दोनों सेल क्या हो गए? मर गए। और इससे हुआ क्या? और आगे ऐसा सेल डिवीजन होता गया और धीरे धीरे क्या हुआ? इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं। At present, crore of species of plant and animal with the huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth। और इसी इवोल्यूशन के साथ साथ आज के टाइम पर अगर देखा जाए, जब ये इवोल्यूशन बोला ना मैं कि इनमें से वो सेल मर गए जो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से नहीं थे और वो सेल जिंदा रहे जो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से क्या कर रहे थे? अपने आप को मॉडिफाई कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। और यही सेल इवोल्यूशन करते गए यूनिसेलुलर बना, मल्टीसेलुलर बना। ऐसा करके आज के टाइम पे हमारे अर्थ में करोड़ ऑफ स्पीसीज, करोड़ ऑफ स्पीसीज क्या? करोड़ों प्रजातियां अभी नॉर्मली हमारे अर्थ पे है। किसकी? प्लांट और एनिमल की। मतलब आज हमारे अर्थ पे क्या? ह्यूज डाइवर्सिटी है, विभिन्न तरह के जीव हैं। लेकिन इनका शुरुआत कहां से हुआ? एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल से हुआ। याद रखना, कहां से स्टार्ट हुआ? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल से। आगे चलते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी रेंज फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशिया। मैंने अभी बोला ना कि ये प्रिमिटिव सेल क्या हुए? इवॉल्व हुए। इवॉल्व होकर क्या बनाए? प्लांट और एनिमल बनाए। और भी करोड़ स्पीसीज, मतलब करोड़ों स्पीसीज बने प्लांट और एनिमल के। लेकिन अगर मैं नॉर्मली कहूं, एनिमल की डाइवर्सिटी, एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो हमें कहां से कहां तक देखने को मिलती है? यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक देखने को मिलती है। अमीबा से लेकर एक मैन और एक जाइंट व्हेल तक हमें क्या देखने को मिलता है? एनिमल का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए प्लांट की डाइवर्सिटी, तो प्लांट एक यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेकर एक ह्यूज बनियान ट्री तक का हमें इवोल्यूशन दिखाता है। ओके, आगे चलते हैं। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी क्या कहता है कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म इन ओशन। पहला अगर कोई लिविंग मटेरियल था, या बोल सकता हूं लिविंग या फिर कोई ऑर्गेनिज्म था, पहला वो कौन था? प्रोटोप्लाज्म। और ये कहां पाया गया? ओशन के अंदर पाया गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म से क्या हुआ? धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रोटोप्लाज्म इवॉल्व होता गया और इवॉल्व होकर क्या बना? पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। फिर क्या हुआ? ग्रेजुअली चेंज ऑकर इन द
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में फॉर्म। और फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या किए, धीरे धीरे इवॉल्व करते गए और क्या बनाए, मल्टीसेलुलर या फिर बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। आगे ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंज इज ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर अगो। और इस इवोल्यूशन, इस बदलाव को होने में कितना समय लग गया, 300 करोड़ ईयर लग गए। इसका मतलब क्या, चेंज हो रहा है और चेंज कैसा हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, और इस चेंज को होने में कितना समय लग रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन लग रहा है। देख लो ड्यूरेशन कितना है, 300 करोड़ ईयर। ओके, चेंज एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो बदलाव हुआ हर तरीके से हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में शेप का बदलाव हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में साइज का बदलाव हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर का बदलाव हुआ, और हर तरीके से चेंजेस हुआ। और इसलिए आज हमें बहुत अलग अलग वैरायटीज के क्या देखने को मिलते हैं, प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं। ओके, तो अभी मन में सवाल आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि आज इतना बड़ा जो बनियान ट्री है, आज जो इतना बड़ा ब्लू व्हेल है, इसकी शुरुआत हुई होगी कहां से, एक प्रिमिटिव सेल से। हमें कैसे बोल सकता हूं, तो मेरे पास बोलते ना, किसी भी चीज को बोलने के लिए एक सबूत होना चाहिए, सबूत दिखाने के लिए होना चाहिए ना, कि मैं कुछ भी तो बोल नहीं सकता। तो उसी के लिए इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हम क्या देखने वाले हैं, एविडेंस देखने वाले हैं कि इवोल्यूशन सच में हुआ था क्या। अगर हुआ तो उसका सबूत क्या है, तो आज वो देखते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है, वेरियस सिमिलरिटी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज एंड स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल एंड ईयर पिना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूशन hair on the body are seen animal where similarity in the character। अब जब सिंपल से बताता हूं, अगर नॉर्मली वो बोलूं मैं, ये क्या है, डॉग है, ये सीप है, ये उल्फ है, और ये तीनों को देखोगे, तीनों के जो आंखों का पोजीशन है, तीनों का जो आंखों का पोजीशन है कहां पे है, इस नोज के ऊपर साइड में। तीनों का जो नॉस्ट्रिल का पोजीशन है सेम है, तीनों का जो ईयर है वो कहीं ना कहीं देखा जाए सेम है। इसका मतलब क्या, ये तीनों कुछ सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, आई पोजीशन का, नोस्ट्रिल पोजीशन का, ईयर पोजीशन का। क्यों ईयर इनके पास इधर ही क्यों, आगे क्यों नहीं ईयर हुआ, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनके आईज का पोजीशन, इनके आई का पोजीशन, इनके आई का पोजीशन सेम है, इनके नोस्ट्रिल का पोजीशन, इनके नोस्ट्रिल का पोजीशन, इनके नोस्ट्रिल का पोजीशन सेम है। इसका मतलब क्या, ये तीनों एनिमल का जो पूर्वज होगा कोई एक ही होगा। वही पूर्वज क्या हुआ, धीरे धीरे अपने बॉडी में चेंजेस किया, जिससे तीन अलग अलग तरह के जानवर मिल गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसी अगर देखा जाए, कैरेक्टर लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन एंड लीफ पेटियोल एक्सेट्रा ऑकर इन द केस ऑफ प्लांट। अगर मैं देखा जाए, मैंगो का जो मैंगो लीफ होता है, चीकू लीफ होता है, गुआवा लीफ होता है, ये तीनों के लीफ में देखोगे तो तीनों लीफ में जो लीफ का शेप है वो सेम दिखता है। लीफ के वेनेशन जो होते हैं वो ऐसे से दिखाई देते हैं, और लीफ के पेटियोल भी सेम होते हैं। लीफ के पेटियोल मतलब क्या, जिससे पत्ता, जिस डंडे से पत्ता जुड़ा होता है उसके पेटियोल भी क्या है, तीनों में सेम है। इसका मतलब ये तीनों पेड़ जो हैं इनके कोई ना कोई एक पूर्वज होंगे, और वो पूर्वज अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग इवोल्यूशन दिखाए, जिससे तीन तरीके का हमें प्लांट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक तरह का एविडेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो प्लांट्स और एनिमल है, ये जो इतने सारे स्पीसीज बने हैं, इनका एंसेस्टर कोई एक ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो लिखा है इधर, this indicate there is some similarity in those group and hence prove that the origin must have a same and must have a common ancestor। इसका मतलब क्या, इन सब की शुरुआत एक ही से हुई होगी, इन सब का जो पूर्वज होंगे कौन होंगे, कोई एक ही होगा। आगे चलते हैं। दूसरा एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस क्या कहता है, इफ यू आर केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखो, पहले में ह्यूमन हैंड है, दूसरे में फोर लेग ऑफ ऑक्स है, तीसरे में पेंटिगम ऑफ बैट है, और चौथे में फ्लिपर ऑफ वेल है। देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पेंटिगम ऑफ बैट। इन चारों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि इंसान का हाथ लिखने चमाट मारने के लिए होता है। फोर लेग ऑफ ऑक्स तो मालूम है, जो बैल होता है उसका जो आगे का पैर है वो किस लिए होता है, आगे चलने मिलने के लिए होता है। पेंटिगम ऑफ बैट, बैट के जो पेंटिगम होते हैं वो किस लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। और ब्लू वेल के जो फ्लिपर होते हैं वो किस लिए होते हैं, तैरने के लिए होते हैं। तो चारों तो भाई दिखने में भी सेम नहीं है और चारों का काम भी सेम नहीं है। फिर भी देखो क्या लिखा है, सिमिलर यूज ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड रिस्पेक्टिव एनिमल, हाउएवर देयर इज सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड जॉइंट इन द ऑर्गन ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल। मैं कह रहा हूं ये चारों के स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है, ये चारों के फंक्शन भी सेम नहीं है, लेकिन जो मैं बोल सकता हूं इनके जो जॉइंट्स है, इनके बॉन्ड्स के जो अरेंजमेंट है, इनके जो बोन्स के अरेंजमेंट है, वो क्या है, चारों के सेम है। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन है, ऑक्स है, बैट है, वेल है, इनके भी कोई ना कोई एक ही पूर्वज होंगे और इन्हीं पूर्वज से चारों बने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके भी कोई ना कोई क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर होंगे। आगे चलते हैं, वेजिटल ऑर्गन। वेजिटल ऑर्गन क्या है, अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। मैं
कहता हूँ कुछ हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसी सिचुएशन में क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। उसी तरह हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस, और वही स्ट्रक्चर किसी और सिचुएशन में, वही ऑर्गन किसी और सिचुएशन में यूजलेस होता है। जैसे एग्जांपल में कहता हूँ कि अगर ये मंकी है तो मंकी के जो टेल थे वो किस काम में आते थे, पेड़ पे बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही मंकी जमीन पे आना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, अब उस पूछ का कोई काम नहीं, वो पूछ क्या यूजलेस है। अगर यूजलेस है तो उस पूछ का कोई काम है क्या, नहीं ना। तो मैं कहता हूं आज के टाइम पे ह्यूमन के पास पूछ नहीं है, टेल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, यूजलेस है। तो कहने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे एंसेस्टर है, ये हम ही मान लो हम ही है। मैं क्या कहता हूं, देखो ध्यान से, विजिटल ऑर्गन क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गन जो स्पेसिफिक सिचुएशन में यूजफुल हो, और कुछ ऐसे ऑर्गन जैसे मैं नीचे उतर गया, अब ये पूछा कोई काम नहीं है, यूजलेस हो गया मेरे लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे, दिस एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंज। अब क्या होगा, अब ये ऑर्गन मेरे लिए इस्तेमाल का नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा इसमें, धीरे धीरे क्या होगा इसमें, एक मिनट, धीरे धीरे क्या होगा इसमें, चेंजेस होगा। आगे लिखा, सच स्ट्रक्चर बिगन टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशन। अभी यहाँ यूजफुल है, अभी ये पूछ जो है यहाँ पे यूजफुल इसलिए है, लेकिन जैसे मैं जमीन पे आया अब इस पूछ का काम नहीं है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। It take thousands of years to structure to disappear। इस पूछ को गायब होने में, मैं बोल रहा हूँ इस पूछ को गायब होने में हजारों साल लग जाएंगे, क्योंकि इवोल्यूशन एक तरह का इवोल्यूशन बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है। उसके बाद क्या लिखा है, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड विजिटल ऑर्गन। अब जो ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, या फिर धीरे धीरे अभी भी कुछ ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में है पर अंडर डेवलप है, या फिर अभी भी कोई बॉडी में हमारे ऑर्गन जो यूजलेस है, उन सारे ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिटल ऑर्गन। याद रखना, विजिटल ऑर्गन क्या होता है विजिटल ऑर्गन क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन जो किसी सिचुएशन में यूजफुल है और किसी सिचुएशन में यूजफुल नहीं है। तो अगर यूजफुल नहीं है तो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, या फिर नॉन फंक्शनल रहेगा, या फिर यूजलेस रहेगा। तो उसी ऑर्गन को हम लोग कौन सा ऑर्गन कहते हैं, विजिटल ऑर्गन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एक ऐसा थोड़ा सा एक ऑर्गन होता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑर्गन होता है, जिसे हम कहते हैं सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या होता है तो गाय भैंस मंकी जो कच्चे पत्ते वित्ते खाते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्तों में सेलुलोस होता है, तो सेलुलोस को पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम होता है। पर हम कच्चा खा रहे क्या, नहीं, हम गैस में मस्त पका के पिज्जा विज्जा खा रहे हैं। तो अभी जब हम पका के खा रहे हैं तो इस अपेंडिक्स का कोई काम है क्या, नहीं ना। तो वो क्या है, हमारे लिए यूजलेस ही है, यूजलेस है कि नहीं है। तो ये ऑर्गन कौन सा हो गया, यूजलेस ऑर्गन कौन सा हो गया, विजिटल ऑर्गन। साथ साथ में क्या होता है, विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब क्या, जब हम लोग आदि मानव थे तो हम लोग कच्चे पत्ते खाते थे, कच्चे फ्लेसेस खाते थे, मांस मछली खाते थे, तब ये विजडम टीथ का जरूरत पड़ता था। पर आज हम पका के खा रहे हैं तो इस टीथ का कोई जरूरत है क्या, नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, विजिटल ऑर्गन। आज के टाइम तो लोगों में देखने को नहीं मिलता है, और जिसके अंदर देखने को मिलता है तो बहुत सारा पेन होता है जब वो आता है, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसको निकलवा देते हैं। साथ साथ में अगर देखा जाए आज के टाइम पे ये टेल तो हमारा गायब हो गया है, पर टेल जिस बोन से जुड़ा हुआ था वो बोन आज भी हमारे बॉडी में, जिसे हम लोग बोलते हैं कोकाइक्स, पैसा कोई काम है क्या, नहीं ना, यूजलेस है ना। तो इस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे, विजिटल ऑर्गन। तो ये देखो, ये कोई ना कोई सबूत तो है ना, ये टेल बोन है हमारे पास, इसका काम नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कभी तो हमारे पास पूंछ होगा, मतलब हम कभी ना कभी जो हमारे पूर्वज होंगे मंकी होंगे। तो ये सारे एविडेंस याद रखना। आगे चलता हूं प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, अ क्वेश्चन में बी अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मिलियन ऑफ ईयर अगो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में सवाल उठता होगा कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले कौन से जानवर होंगे इधर, ठीक है। नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ। तो इसका जो राज है वो कहां छुपा हुआ है, पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। हुआ क्या, आज से करोड़ों साल पहले या फिर लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, जो भी ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या हुए, वोल्केनिक इरप्शन या फिर बोल सकते हो फ्लड, अर्थक्वेक के कारण क्या हो गए, जमीन के अंदर दफन हो गए। Remnants and impression of such organism remain preserved underground. These are called fossil। तो उनके जो अवशेष है, उनके जो छाप है, अभी भी पृथ्वी के अंदर छपे होंगे या फिर धसे होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। जैसे तुम्हें दिख रहा है, क्या है इधर, ये क्या है, डायनासोर की हड्डी मिट्टी के अंदर दबी पड़ी है। ये क्या कर रहा है आदमी, डायनासोर की हड्डी निकाल रहा है, ये स्कल, ये सब क्या पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं। तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, याद रखना। मतलब जो रेमिनेंट्स, जो इंप्रेशंस ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व है, कहाँ प्रिजर्व है, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर, जो छाप या फिर जो अवशेष जमीन के अंदर क्या है, प्रिजर्व है, अभी भी मतलब अभी भी है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। आगे, द टाइम
past since the death of plant or animal can be calculated by the measuring the radioactive of C14 and ratio of C14 है हाँ, measuring the radioactive of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body, this is called कार्बन डेटिंग मेथड। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे पता करना है कि ये जो डायनासोर की हड्डी है ये कितनी साल पुरानी है, या फिर मैं पता करना चाहता हूँ कि ये कब मरा है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? मुझे पता करना है कि डायनासोर कब मरा होगा, तो उसको पता करने के लिए तरीके से हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है? तो जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है तब वो क्या करता है, घास फूस खाता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो हम जो भी चीज खाते हैं उस सब चीजों में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। जब हम खाते हैं कोई भी चीज तो हमारे बॉडी में कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, तो मैं भी बोला कि कार्बन 14 क्या एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो क्या होगा, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा तो उसके बॉडी से रेडियो एक्टिव जो कार्बन 40 है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो मैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन 14 और कार्बन 12 के रेशियो से मैं पता कर सकता हूं कि वो जानवर कब मरा है। और इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को, इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कनेक्टिंग लिंक, ये भी एक तरह का एविडेंस है। क्या लिखा है इसमें? सम प्लांट एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? जैसे कि हम नॉर्मली बोलता हूं, मैं मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म की तरह और इस ऑर्गेनिज्म की तरह, दोनों की तरह अगर बिहेवियर दिखाता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, कनेक्टिंग लिंक है, जो कॉकरोच से भी मुझे जोड़ रहा है और अर्थवर्म से भी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इस ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोल दूंगा, कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग स्पीसीज से क्या करता है, रिलेट करता है, तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जो क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये दिख रहा है पेरिपेटस, इसे बोलते हैं पेरिपेटस। ये पेरिपेटस दो तरह के एनिमल के ग्रुप से मैच करता है, रिलेट करता है। एक एनिलिडा, अभी तुम लोग पढ़ोगे एनिमल क्लासिफिकेशन में, एक एनिलिडा, ये अर्थवर्म जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलिडा, और कॉकरोच जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो याद रखना, ये जो पेरिपेटस है एक ऐसा एनिमल या फिर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो तरह के ग्रुप से क्या करता है, लिंक करता है, रिलेट करता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कौन है, ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या लिखा है इधर, इन पेरिपेटस कैरेक्टर लाइक सेगमेंटेड बॉडी। देखो पेरिपेटस के ऊपर क्या रहेगा, ऐसा सेगमेंट बॉडी होता है, सेगमेंट बॉडी होता है। और तुमने देखा होगा अर्थवर्म के ऊपर भी क्या होता है, सेगमेंट बॉडी होता है। क्यूटिकल, इसके ऊपर का जो स्किन होता है, जो ऊपर का जो थिन कवरिंग होता है स्किन का, वो जिससे बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और अर्थवर्म का भी जो ऊपर का स्किन होता है क्या होता है, वो क्यूटिकल ही होता है। एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, पैरापोडिया मतलब क्या, इसके पास छोटे छोटे ऐसे पैर जैसे स्ट्रक्चर है जिससे वो मूव करता है। और अर्थवर्म के पास भी नीचे एकदम छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे होते हैं पैरापोडिया, जिससे वो मूव करता है। सिमिलरली दिस एनिमल शो द ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इसके पास क्या है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जिससे ये क्या करता है, बोलते हैं एटीपी, मतलब एटीपी बोल रहा हूं मैं, ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करेगा। और कॉकरोच के पास भी क्या होता है, ट्रैकियल, क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ साथ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज है। क्लोज मतलब क्या, हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स में बहता है, पर इनमें ब्लड वेजल्स नहीं होता, इसमें जो ब्लड है डायरेक्ट बॉडी में फ्लो होता है। और सेम टू सेम कॉकरोच में जैसे पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, उसी तरह पेरिपेटस में भी क्या होता है, ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है। तो देखा जाए जो पेरिपेटस है वो अर्थवर्म से भी रिलेट कर रहा है, कॉकरोच से भी रिलेट कर रहा है और अर्थवर्म से भी रिलेट कर रहा है। इसको मैं क्या बोल दूंगा, कनेक्टिंग लिंक। तो मैं कह सकता हूं कि पहले अर्थवर्म आया होगा, अर्थवर्म के बाद इवॉल्व हुआ होगा पेरिपेटस, और पेरिपेटस ही आगे चल के इवॉल्व होकर क्या बन गया होगा, एक आर्थ्रोपोडा का ग्रुप बन गया होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। जैसे यहाँ देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पहले बात सुनो, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, जब मदर के वॉर्म में बच्चा होता है, जब मदर के वॉर्म में जो बच्चा होता है, तो बच्चा धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो उस डेवलपिंग बच्चे को हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो क्या लिखा है इधर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट गिवन इन द पिक्चर। देखो फिश कैसे अपना एम्ब्रियो धीरे धीरे उसका एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, सैलमेंडर का एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, साथ साथ में टोर्टोइस का एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, चिकन का एम्ब्रियो डेवलप कैसे हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। सो दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलरिटी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज। फिश, सैलमेंडर, टोर्टोइस, चिकन, पीक, काउ, रैबिट, मैन, ये जितने भी एम्ब्रियो दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो दिख रहा है, इन सब ऑर्गेनिज्म का जो इनिशियल स्टेज जो है, इनिशियल स्टेज, ये देखो सब एक जैसा ही दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है।
कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या, एंड दो सिमिलरिटी डिक्रीज ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी यही चीज जब धीरे धीरे स्टेज 1 से स्टेज 2 में आ रहा है, स्टेज 3 में आ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सारे ऑर्गेनिज्म का जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है, सेम है, सेम है। इसका मतलब क्या, सिमिलरिटी इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल। इसका मतलब ये है कि फिश, सैलमेंडर, टोटोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, इन सारे ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियोनिक का इनिशियल स्टेज है वो सेम है। इसका मतलब सब कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, इन सबके कोई एक ही पूर्वज होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और खास करके अपने क्लासमेट, जो तुम्हारे क्लासमेट या फ्रेंड होंगे उनको भी, उन तक ये वीडियो पहुंचाना, ठीक है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इवोल्यूशन पढ़ लिया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ लिया, और इवोल्यूशन के एविडेंस पढ़ लिए। अब आ रहे हैं हम लोग कहां पे, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हमें डार्विन चाचा के पास आते हैं। अब डार्विन चाचा ने क्या बोला है इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, चार्ल्स डार्विन हैव कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो स्पेसिमेन। जो डार्विन थे वो कौन थे, तो बोल सकते थे एक इकोलॉजिस्ट थे। वो यहाँ वहाँ घूमते थे और अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल्स को ऑब्जर्व करते थे। फिर क्या हुआ, ही पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने इन सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक थियरी बताई लोगों को, और उन्होंने एक थियरी पब्लिश किया। उस थियरी को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन थियरी क्या है, पढ़ते हैं करके। विच टीचेस दो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन जो थियरी है, उस थियरी में बताया गया है कि कौन से जीव सर्वाइव करने के लिए फिट है। जो फिट है वो आगे क्या करेंगे, आगे अपने स्पीसीज को बढ़ाएंगे, और जो फिट नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फॉर दिस पर्पस डार्विन है वो पब्लिश अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थियरी है ये उन्होंने अपने कौन से किताब में बताई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब में इन्होंने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जिक्र किया। आगे, डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। क्या बोला कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपने बच्चों को 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, ऐसा प्रोलिफिकली मतलब क्या, तेजी से अपने बच्चों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। All the organism compete with each other in a life-threatening manner। और जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, compete करते हैं। compete क्यों करते हैं, खाने के लिए, कपड़े के लिए नहीं, ठीक है, खाने के लिए, घर के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मैटिंग करने के लिए, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म, देखो क्या बोला मैंने, डार्विन कहता है कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और जो बच्चे पैदा हुए हैं वो लोग एक दूसरे में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। फिर क्या होता है, इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर द विनिंग द कंपटीशन। और उस कंपटीशन में वही ऑर्गेनिज्म जीतता है जो अपने अंदर जीतने वाला मॉडिफिकेशन दिखाता है, जो विनिंग मॉडिफिकेशन दिखाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल बोलूं मैं, अभी डॉग है, डॉग के बच्चे हुए, दोनों डॉग के बच्चे ने क्या किया, लफड़ा किया एक दूसरे में, और इन दोनों के लफड़े में जो जीतेगा, अच्छा लफड़ा क्यों कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे होंगे, खाने के लिए कर रहे होंगे, और जो जीतेगा वही क्या करेगा, नेचर में सरवाइव करेगा। जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, मौत की कहानी, मौत नहीं, मौत की कहानी। व्हाइट मौत है, ब्लैक मौत है, और आज के टाइम पे जो पेड़ों का जो तना होता है वो ब्लैक कलर का हो गया है। तो मैं कहता हूं इन दोनों में कौन अच्छे तरीके से छुप सकता है, हाइड हो सकता है, तो हमें मालूम है ये ब्लैक जो मौत है वो अच्छी तरीके से क्या हो सकता है, छुप सकता है। मतलब अगर कोई छिपकली या फिर कोई गिरगिट अगर आता है तो किसका शिकार करेगा, इसका करेगा, किसका करेगा, कॉमन सी बात है, ये आसानी से दिख रहा है, जिसका ही शिकार होगा। तो अगर इसका शिकार होगा तो इसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्यों नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसने मॉडिफिकेशन नहीं दिखाया, मॉडिफिकेशन नहीं दिखाया, और लेकिन ये मॉडिफिकेशन दिखाया ना, जैसा ये पेड़ का तना है उस हिसाब से इसने अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन दिखाया, खुद भी ब्लैक हो गया, जिससे क्या होगा, इसकी प्रजाति आगे बढ़ती जाएगी। तो डार्विन कहता है अपने नेचुरल सिलेक्शन की थियरी में वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जो क्या दिखाएगा, मॉडिफिकेशन दिखाएगा। किसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से। ओके, अब आगे क्या हुआ, However, besides this, natural selection also play an important role because nature select only those organisms which are fit to live and rest perish। क्या बोला है, डार्विन कहता है अपने नेचुरल सिलेक्शन की थियरी में कि वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जो नेचर के हिसाब से फिट रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयरबाय गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज विद द ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि इन दोनों में कौन जिंदा रहेगा, ये क्योंकि मॉडिफिकेशन दिखा रहा है, तो ये क्या है, सर्वाइव टू फिट है, और ये क्या हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। अब जो बच गया है वो क्या करेगा, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा रिप्रोडक्शन करके। ये सब कौन बताया, डार्विन ने बताया। आगे चलते हैं, सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शन आर। तो डार्विन ने जो अपनी थियरी दी, तो इस थियरी में लोगों को, पहले तो लोगों ने बहुत अच्छे से माना इस थियरी को, इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन आगे चल के कुछ
इसके बोलते हैं ना एक ऑब्जेक्शंस भी आए इस थियरी के ऊपर। ऑब्जेक्शन 3 मुद्दों पे था, तो तीनों मुद्दा देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। क्या बोला? डार्विन ने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इवोल्यूशन दिखाया। इवोल्यूशन मतलब क्या? जैसे ब्लैक मोट है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी प्रजाति पैदा करेगा और वो प्रजाति और इवॉल्व होगी और इवॉल्व होगी और मान लो और ब्लैक होगी, जिससे क्या होगा वो लोग नेचर में और अच्छे से क्या होंगे, सर्वाइव करने के लिए फिट रहेंगे। तो मैं कहता हूं कि मतलब आगे चल के पता चला कि नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन का एक फैक्टर नहीं है। मैं बोलता हूं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इवोल्यूशन का सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, और भी बहुत तरह के फैक्टर होते हैं इवोल्यूशन के। इवोल्यूशन में जीन्स भी चेंज होने चाहिए। अगर जीन्स नहीं चेंज हुआ, तुम नेचर के हिसाब से चेंज हो रहे हो और तुम्हारे जेनेटिक वेरिएशन है ही नहीं, तो इवोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। तो डार्विन के हिसाब से सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही कौन था? इवोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन हमने क्या बताया, आगे चल के लोगों को पता चला कि जेनेटिक वेरिएशन भी बहुत जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। इसलिए क्या, पहला मुद्दा ये था जिससे डार्विन का मुंह बंद हो गया। आगे चलते हैं। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने भी नहीं बताया, देखो क्या क्या होता है, जो ही नहीं कि हर एनिमल नेचर के हिसाब से यूजफुल मॉडिफिकेशन दिखाए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर यूजलेस मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। तो यूजलेस मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी डार्विन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। और थर्ड वन, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज। मतलब अभी क्या, डार्विन ने ये भी नहीं बताया कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नेचर में अपना स्लो चेंज दिखाते हैं, और कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नेचर में होती फास्ट चेंज दिखाते हैं। तो स्लो चेंज दिखाना और फास्ट चेंज दिखाने में क्या फर्क है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में भी डार्विन ने खुल के खुलासा नहीं किया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन, डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। लेमार्किज्म, उसके बाद एक नए बुढ़ हुआ है, वो कौन है? लेमार्किज्म। पढ़ते हैं इनके बारे में। जीन बैप्टिस्टी लेमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन and the reason behind those morphological change is activeness or laziness of the organism। लेमार्किज्म क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिव है या फिर लेजी है, इससे क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा। अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा तो यही रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। जैसे मैं कहता हूं, मंकी ने क्या किया, मंकी ने अपने आगे चल के पूंछ गायब क्यों कर दिया? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी के अंदर कुछ एक्टिवनेस दिखा रहा है। एक्टिवनेस जैसे मैं कैसे तुम्हें बताऊं, एग्जाम्पल देखते हैं। याद रखना, लेमार्किज्म क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक्टिवनेस या फिर लेजीनेस दिखाएगा तो उससे क्या होगा, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, उसकी बॉडी में चेंजेस होंगी। और जब बॉडी में चेंजेस होगी तो यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, या मैं नहीं कहता हूं, लेमार्किज्म ने कहा था, ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्रोजिंग ऑन लीफ ऑफ टोल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सर्वल जनरेशन। हुआ क्या, आज हम देखते हैं जिराफ के जो गर्दन है बहुत लंबे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? पहले जिराफ भी मैं बोल सकते हैं कि हिरन जैसा ही था। उसने क्या किया, वो हमेशा क्या करता था कि प्लांट के ऊपर के जो लीव्स होते हैं उसे खाता था। मतलब ट्राई करता था अपने नेक को स्ट्रेच करके ऊपर के लीफ खाने का, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे इसने अपना नेक लंबा करता गया, जिससे आज हमें लॉन्ग नेक का जिराफ देखने को मिलता है। ऐसा किसने बताया? लेमार्किज्म ने बताया। तो लेमार्किज्म क्या कहता है कि अगर जिस ऑर्गन का तुम यूज करोगे, जिस ऑर्गन का तुम एक्टिवनेस, जिस ऑर्गन का तुम यूज करोगे, तो वो क्या होगा, मॉडिफाई होगा। और जब वो मॉडिफाई होगा, धीरे धीरे मॉडिफाई होगा, और मॉडिफाई होकर वही क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन का रिस्पॉन्स, मतलब बोलते हैं वही इवोल्यूशन कहलाएगा। मतलब हुआ क्या, जिराफ ने अपने नेक को एक्सटेंड किया और एक ऐसा टाइम आया जिससे नेक देखो कितना बड़ा हो गया। ये कौन बता रहा है? लेमार्किज्म बता रहा है। लेमार्किज्म ने और भी एग्जांपल दिए, बोला कि शोल्डर ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। हम सब जानते हैं कि जो लोहार होता है वो बार बार हथौड़ा पीटने के कारण क्या होता है, उसके जो कंधे होते हैं मजबूत हो जाते हैं। ये कौन बता रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है, एक्टिवनेस है ना, मतलब अपने इस कंधे का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अगर यूज करते करते क्या हो रहा है, इसका कंधा इवॉल्व हो जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है। ये सब एग्जांपल कौन दे रहा है? लेमार्किज्म। और क्या देता है, विंग ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड यूमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। बोल रहा है कि जो ऑस्ट्रिक होता है, जो यूमू होता है, दोनों जो चिड़िया है, ये दोनों चिड़िया क्या करते हैं, अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जमीन पे ही दौड़ते हैं, पंखों का इस्तेमाल नहीं करते। जिससे क्या होता है, इनके जो पंख है वीक हो जाते हैं, जिससे अब कभी उड़ सकते हैं क्या ये, जिससे इनकी आज की जो प्रजाति है उड़ सकती है क्या? नहीं। ये कौन बता रहा है? लेमार्किज्म बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर तुम किसी ऑर्गन को यूजफुल
वे से इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, इवॉल्व होगा, और यूजलेस तरीके से भी इस्तेमाल करोगे तो भी क्या होगा, इवॉल्व होगा। मतलब अगर एक्टिवनेस है, लेजीनेस है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वही क्या करता है, मॉडिफिकेशन चेंज लाता है, और मॉडिफिकेशन चेंज ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ये कौन बता रहा है, लेमार्किज्म। लेग ऑफ द बर्ड लाइक स्वैम एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। क्या हुआ, ये डक और जो स्वैम है, ये दोनों ने क्या किया, अपने पैरों का इस्तेमाल किया तैरने के लिए, जिससे आज इनके पैर कैसे दिख रहे हैं, वेव लाइक दिख रहे हैं। वेव लाइक मतलब क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। साथ साथ में स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी ऑफ द ब्यूरिंग हैबिट। पहले जो सांप होते थे, पहले जो स्नेक होते थे, इनके पास पैर होते थे, इनके पास पैर होते थे। पैर क्यों होते थे, क्योंकि पहले ये अपना जो बिल होता था खुद बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सांप बिल नहीं बनाते, चूहे की बिल में रहते हैं, चूहे को खाकर उनके बिल में रहते हैं। मतलब इन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिससे आज इनका पैर क्या हो गया, लुप्त हो गया। आगे चलते हैं। ऑल दिस एग्जांपल आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जितनी भी बातें हुई है, ये सारे कौन सा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, अभी देखो ध्यान से, जब ये पैदा हुआ तब इसके कंधे मजबूत नहीं थे, इसने क्या किया, पैदा होने के बाद इसने बार बार प्रैक्टिस की, अपने कंधों का बार बार यूज किया, जिससे इसने कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लिया, जिससे इसके कंधे क्या हो गए, मजबूत हो गए। तो लेमार्किज्म कहता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, जो ये कंधे मजबूत हुए हैं, ये जो कैरेक्टर है, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या फिर लेमार्किज्म। याद रखना, साइंटिस्ट का नाम लेमार्किज्म नहीं था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट बोल रहा हूं मैं, इसको मैं बायोलॉजिस्ट ही बोलूंगा। नाम क्या था, लेमार्क नाम था, लेकिन इसने अपने इस थियरी का नाम क्या दे दिया, लेमार्किज्म थियरी दे दिया। कि कहता ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पैदा होने के बाद वो कोई कैरेक्टर अगर एक्वायर करता है, अपनाता है, तो वो कैरेक्टर जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी को उसने क्या नाम दिया, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या फिर लेमार्किज्म। आगे जो क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी और द डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाज रिजेक्टेड। सबने ये बात मानी, जब इस लेमार्किज्म ने अपनी थियरी सबके सामने जब रखी, तो सबने ये बात माना कि हाँ, अगर हम किसी ऑर्गन का यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन जो बाकी लोग थे, ये तो बात मान ली, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया लेमार्क को, बोला इधर छोटू, तू क्या बोल रहा है सब बात, तू मुझे बता कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है, बेचारे जम के मेहनत किया जिम में, तो क्या जो बच्चा पैदा होगा भी क्या मस्कुलर होगा, क्या वो भी बॉडी बिल्डर होगा क्या, नहीं। इसने जो कैरेक्टर इसने एक्वायर किए, क्या ये कैरेक्टर बच्चे में जा सकता है क्या, नहीं। इसने क्या किया, लेमार्किज्म की जो आधी थियरी थी लोगों ने एक्सेप्ट की, और आधी थियरी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम that modification brought in not transferred to the next generation and thereby Lamarckian theory was disproved. Okay, आगे चलते हैं। स्पेशिएशन, इसका एक और टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन, और क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हेरिटेज इवोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर सच में समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट ही करना। ओके, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर मैं कहूं कि इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, इवोल्यूशन होता कैसे है, तो अगर जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे, जब तक नए नए स्पीसीज पैदा नहीं होगी, तो इवोल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं मंकी से आज ह्यूमन बना, पर मंकी से ह्यूमन बनने के लिए बहुत तरह के स्पीसीज आए होंगे, मंकी आया होगा, गोरिल्ला आया होगा, हम लोग पढ़ेंगे चिंपैंजी, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हमने पार किए तब जाके ह्यूमन मिला मुझे। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे स्पीसीज से गुजरने के बाद एक ह्यूमन नाम का स्पीसीज आया। तो कह क्या रहा हूं मैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति का जो फॉर्मेशन है, ये क्या है, यही इफेक्ट है किसका, इवोल्यूशन का। मतलब इवोल्यूशन जो हो रहा है ये न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन की वजह से ही हो पा रहा है। स्पीसीज, अब स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीसीज किसे कहते हैं, स्पीसीज मतलब प्रजाति, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बोलता कुत्तों का ग्रुप, बकरियों का ग्रुप, बिल्ली का ग्रुप, इनको बोलते हैं स्पीसीज। जैसे बकरी का ग्रुप हो गया एक स्पीसीज, कुत्ते का ग्रुप हो गया एक स्पीसीज। ये स्पीसीज क्या करेंगे, ये स्पीसीज आपस में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन करके क्या करेंगे, अपने तरह ही एक फर्टाइल बच्चे को पैदा करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो दो कुत्ते हैं, डॉग ने शादी की और इन्होंने एक पप्पी को जन्म दिया। अब ये जो पप्पी है, ये कैसा पप्पी है, फर्टाइल पप्पी है। फर्टाइल पप्पी मतलब क्या, अभी जब ये भी किसी से शादी करेगा तो ये भी क्या करेगा, बच्चे पैदा करेगा। समझ नहीं आ रहा है। तो स्पीसीज किसे कहते हैं, स्पीसीज मतलब क्या, ग्रुप ऑफ जो आगे चल के क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपने तरह ही एक फर्टाइल बच्चे को पैदा करता है कि वो बच्चा अपनी प्रजाति को और आगे बढ़ा सके रिप्रोडक्शन करके।
ओके, ईच स्पीसीज ग्रो इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब मैं क्या कहता हूं कि हर प्रजाति का जो रहने का ठिकाना होता है वो अलग अलग जगह होता है। जैसे कि नॉर्मली कहा जाए याक जो है, ये स्नो याक, ये कहाँ पाया जाएगा? बर्फ वाले जगह पे पाया जाएगा। ये स्नो बियर कहाँ पाया जाएगा? बर्फ वाले जगह पे पाया जाएगा। अगर मैं कहूँ ये जो भालू है कहाँ पाया जाएगा? तो थोड़ा नदी विदी के किनारे या फिर जंगलों में पाया जाएगा। तो हर जानवर का क्या होता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है रहने का। आगे क्या बोला है? देयर फूड हैबिट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। वो क्यों एक अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं? क्योंकि उनके खाने का तरीका या खाने का जो वे है या फिर जो खाते हैं वो, या फिर क्या है, और हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं वो क्या है? अलग अलग है। जैसे मैं बोलूँ कि स्नो बियर क्या बोलते हैं, स्नो एरिया में क्यों पाया जाता है, पोलर रीजन में क्यों पाया जाता है? क्योंकि सीधी सी बात है, उसे मच्छी खाना पसंद है। उसका जो बॉडी है उसमें व्हाइट फर है, जिससे वो आसानी से अपने आप को शिकार से बचा सकता है, छुप सकता है ना। अगर जंगल में स्नो बियर आ गया ऐसे दिख जाएगा, फट से मारेंगे शिकारी, उसको ले जाएंगे घर पे। लेकिन अगर वही स्नो बियर स्नो मतलब पोलर रीजन में, तो उसे कोई शिकारी पकड़ सकता है क्या? शिकारी मतलब हम लोग अगर हम लोग जाते हैं, मान लो मुझे अपना क्या बोलते हैं पोलर बियर को घर पे लेकर आना है, घर पे नहीं मतलब पिंजरे में रखना है, तो मैं क्या करूंगा? जंगल में अगर रहेगा तो फटाक से पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट है, डायरेक्ट वो स्पॉट हो जाएगा। लेकिन जहां तुम अगर पोलर रीजन में, वहां पे तुम पोलर बियर को स्पॉट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन पूरा व्हाइट होता है और स्नो बियर भी कैसा होता है? व्हाइट होता है। मतलब हर जानवर अपने ज्योग्राफिकल एरिया में ही सर्वाइव कर सकता है। अगर उस जानवर को उसके ज्योग्राफिकल एरिया से तुम बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसे काम करो, स्नो बियर को तुम उठा के लेकर आओ कहां पे? जंगल में, बाकी जानवर उसको मार देंगे, भले वो कितना ताकतवर हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। मैं कहता हूं जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर एक नई प्रजाति को जन्म देना है या फिर नई प्रजाति बनानी है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जेनेटिक वेरिएशन। बिसाइड ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो क्या सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन से नया स्पीसीज बन जाएगा? क्या नहीं, साथ साथ में ज्योग्राफिकल एरिया भी चेंज करना पड़ेगा और रिप्रोडक्शन करने का तरीका भी, मतलब रिप्रोडक्शन का जो वे है वो भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर लीड टू स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। याद रखना। तो क्या है, क्या क्या चाहता हूं मैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर जेनेटिक वेरिएशन है, रिप्रोडक्शन और ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है स्पेशिएशन के लिए, मतलब न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए। याद रखना कौन कौन, देखो वापस बता देता हूं मैं कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जेनेटिक वेरिएशन, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ये जो तीनों चीज है ये कौन है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्पेशिएशन के लिए। और स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, एकदम मजेदार टॉपिक है। तो ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन? देखते हैं। लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। आज से 7 करोड़ साल पहले जो डायनासोर थे वो क्या हो गए? लुप्त हो गए। वो कहानी देखा ही होगा, कोई एस्टेरॉयड आया था जो गिरा, जिससे सारे डायनासोर की प्रजाति क्या हो गई? खत्म हो गई। उसी समय मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेम्ब्यूर। उसी समय ये मंकी लाइक एनिमल, इसको हम स्क्रू कहते हैं, मंकी लाइक बोल रहा हूं मैं, एक स्क्रू लाइक एनिमल ने क्या किया? ये इवॉल्व किया और इवॉल्व होकर क्या बना? एक मंकी लाइक एनिमल बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेम्ब्यूर। जिस समय डायनासोर लुप्त हुए उसी टाइम पे एक स्क्रू लाइक एनिमल था जिसने अपने आप को इवॉल्व किया और क्या बन गया? लेम्ब्यूर बन गया। और लेम्ब्यूर कौन है? मंकी लाइक एनिमल है। याद रखना, ये कौन है? मंकी लाइक एनिमल है। दिख रहा है ना? बंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और साथ साथ नीचे क्या लिखा है? सम एंसेस्टर। वो एंसेस्टर कोई और नहीं, ये था। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैं क्या कहता हूं, 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ? डायनासोर लुप्त हो गए। उसी समय मंकी लाइक एनिमल का क्या हुआ? मंकी लाइक एनिमल का क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। ये इवोल्यूशन हुआ किससे? स्क्रू लाइक एनिमल से। आगे चलता हूं। टेल ऑफ दोज मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर अगो। और आज से 4 करोड़ साल पहले इसी मंकी के क्या हुए? धीरे धीरे पूछ क्या हो गए? गायब हो गए। और धीरे धीरे क्या हो गया? पूछ गायब हो गए। दे डेवलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन ब्रेन। इनका जो दिमाग था, जो मस्तिष्क था, वो क्या होने लगा? धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एंड देयर हैंड वेर ऑल्सो इंप्रूव। और इनके जो हाथ थे वो भी क्या हो गए? इंप्रूव हो गए, मतलब थोड़ा सा इनलार्ज होने लगे। एंड दस एप लाइक एनिमल वेर इवॉल्व। तब क्या हुआ? इसी मंकी से कौन सा एनिमल इवॉल्व हुआ? एप लाइक एनिमल। याद रखना, पहले स्क्रू था, स्क्रू इवॉल्व हुआ मंकी लाइक एनिमल, जिसे हम लेम्ब्यूर कहते हैं। और यही मंकी लाइक एनिमल आज से 4 करोड़ साल पहले इवॉल्व होकर क्या बना? एप लाइक एनिमल। अब एक बात याद रखना, मंकी और एप में फर्क क्या है? तो मंकी के पूंछ होते हैं और एप के पूंछ नहीं होते। दिख रहा है इधर? एप के पूंछ नहीं होते। और आज से जो 4 करोड़ साल पहले जो एप लाइक एनिमल बना था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इजिप्टोपिथिकस। याद रखना। आगे चलते हैं।
Meanwhile, this ape-like animal reached to the South and Northeast Asia and finally evolved in a gibbon and orangutan. अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई एनिमल अपना ज्योग्राफिकल एरिया चेंज करता है तो क्या करता है, इवॉल्व होता है. हमने पढ़ा ना, जेनेटिक वेरिएशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन और रिप्रोडक्शन, ये तीनों अगर बदलते हैं तो क्या होता है, स्पीशिएशन मिलता है, मतलब नए नए स्पीसीज मिलते हैं. तो हुआ क्या, जो ये इजिप्टोपिथिकस था, इजिप्टोपिथिकस, इसने क्या किया, माइग्रेशन किया. अब माइग्रेशन करके कहां चला गया, साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में चला गया. और यही एप लाइक एनिमल, यही इजिप्टोपिथिकस, यही एप लाइक एनिमल क्या हो गया, इवॉल्व होकर क्या बन गया, गिबॉन और ओरेंगटन. ये देखो, ये गिबॉन है, ये गिबॉन है और ये कौन है, ओरेंगटन है. फिर क्या हुआ, रिमेनिंग एप लाइक एनिमल, और जो बचे एप लाइक एनिमल थे वो कहां थे, अफ्रीका में ही थे. एंड फॉर्म देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी. तो देखो क्या हुआ, जो एप लाइक एनिमल थे, अगर जो ईस्ट मतलब जो एशिया में चले गए वो किस में इवॉल्व हो गए, गिबॉन और ओरेंगटन में. और जो उसी जगह पे थे अफ्रीका में ही, वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर क्या बन गए, इवॉल्व होकर बन गए गोरिल्ला और चिंपांजी. इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर अगो. और जो ध्यान सुनना, एप लाइक एनिमल जब वो गोरिल्ला और चिंपांजी बना तो ये कब हुआ, ये चीज आज से 2.5 करोड़ साल पहले. आगे चलते हैं. Those apes started to live on a land and the forest started to decline due to dry environment. Their pelvic girdle developed in such way they started to stand in a erect posture in a grassland and thereby their hand become available for the use anytime. और उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे बहुत अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा. सूखा पड़ने से क्या हुआ, जो पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो सब सूख गए. अब बचा क्या, सिर्फ ग्रासलैंड. इसलिए क्या हुआ, ये जो एप लाइक एनिमल थे वो जमीन पे आ गए. अब जमीन पे जब आए तो अफ्रीका में क्या होता है, बड़े बड़े घास होते हैं, ऐसे बड़े बड़े घास होते हैं, ऐसे बड़े बड़े घास होते हैं. तो जब ये झुक के चलेंगे, अगर मान लो झुक के, क्योंकि झुक के चलते थे, अगर झुक के चलेंगे तो सामने से शिकार जो आएगा, जो शिकारी होगा वो क्या करेगा, शिकार कर सकता है. इसलिए क्या करने लगे, ये धीरे धीरे उठ के देखने लगे. मैं इनका जो पेल्विक ग्रिडल है ये धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टैंड होने के लिए लायक बनने लगा. अब क्या होगा, दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल वेर इरेक्ट पोस्चर विच वेर यूजिंग देयर हैंड हैव इवॉल्व अबाउट 2 करोड़ ईयर अगो. और इसी धीरे धीरे चेंज से, क्योंकि क्या होना, अभी बोला ना मैंने, ऊपर बड़ा सूखा पड़ गया, नीचे क्या थे, बड़े बड़े घास थे. तो ये जो क्या बोलते हैं अपना गोरिल्ला और चिंपांजी थे, ये पेड़ से जमीन पे आ गए और जमीन पे आके क्या करने लगे, चलने लगे. जब वो चलते तो उन्हें डर लगता था कोई शिकार ना आ जाए सामने से, तो उन लोग क्या करते थे, शिकारी ना आ जाए सामने से, तो उन लोग खड़े होकर देखते थे. जिससे क्या उनका जो पेल्विक ग्रिडल है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टैंड होने लायक हो गया. और इसी से क्या हुआ, आज से 2 करोड़ साल पहले एक पहला बोल सकते हैं, मतलब एनिमल ने शुरुआत कर दिया था एरिक्ट पोस्चर, मतलब धीरे धीरे सीधा खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था. इनके हैंड भी कैसे हो गए थे, इवॉल्व हो गए थे. और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रायोपिथिकस. याद रखना, सूखा पड़ा है ना, ड्रायोपिथिकस. ठीक है, आगे चलते हैं. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथिकस एप फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका. अगर मैं नॉर्मली कहूँ, इंसान जैसा, इंसान अभी तक जितने भी सब बंदर लाइक है, एप लाइक, पर इंसान जैसा पहला इंसान जैसा पहला दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म था, जो बोल सकते हैं ये ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेप में जो इंसान जैसा जो पहला दिखने वाला जो था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रामापिथिकस. आफ्टरवर्ड, हाँ ये क्या है, देखो रामापिथिकस. आज से कब, आज से 1 करोड़ साल पहले. ये मतलब क्या हुआ, आज से 2 करोड़ साल पहले कौन था, ड्रायोपिथिकस. यही मतलब 2 या 2.5 लिखा है, यही ड्रायोपिथिकस आगे चल के इवॉल्व होकर क्या बन गया, रामापिथिकस बन गया. अब क्या होगा, आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 14 लाख ईयर अगो. और फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे और इरेक्ट होने लगा, और इरेक्ट होने लगा, और इंटेलिजेंट होने लगा. कौन, यही जो रामापिथिकस है, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन करके ये और इंटेलिजेंट होने लगा, और थोड़ा इरेक्ट होने लगा, और थोड़ा सीधा होने लगा, जिससे ये इवॉल्व होके क्या बन गया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस. मतलब एक नया प्रजाति. देखो नई नई स्पीसीज है ये. ठीक है, इवोल्यूशन जैसे हो रहा है, देखो कितना लंबा लंबा समय है. और ये कब हुआ, आज से 40 लाख साल पहले. आगे चलते हैं. 20 लाख ईयर अगो एंड 10 स्किल्ड ह्यूमन डेवलप. और आज से 20 लाख साल पहले क्या हुआ, पहला एक स्किल्ड ह्यूमन मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था. ओके, और वो कौन था भाई, देख लेते हैं. स्किल्ड ह्यूमन दिख रहा है ना, दिख रहा है इसके हाथों में हथियार, मान ली किसी को गोपने जा रही है. अबाउट 15 लाख ईयर अगो ह्यूमन वॉकिंग विथ एरिक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व. और आज से 15 लाख साल पहले एकदम पूरी तरीके से इरिक्ट होकर वॉक करने वाला ह्यूमन तैयार हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं मैन विथ इरिक्ट पोस्चर. इसी को बोलते हैं होमो इरेक्टस.
इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इन ब्रेन एंड मेमोरी डिस्कवर द टाइम, और धीरे धीरे और इवॉल्व होते गए और इवॉल्व होते गए, और इन्होंने आगे चल के आग की खोज की। अब ये लोग खाना पीना पका के खाने वाले हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेदरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन। अगर मैं कहूं कि जो नेदरथल है ये सबसे पहला ऐसा इंसान बना जो चतुर था, जो बहुत ही होशियार था, जो गुफाओं में रहना स्टार्ट किया, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो अपना समुदाय एक ग्रुप बोलते ना, एक अपने क्या बोलते इसको, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। मतलब नेदरथल कौन था? मैंने बोला वाइस मैन, चतुर आदमी। चतुर आदमी, इसे चतुर आदमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला ऐसा आदमी जिसने अपना घर ले लिया, घर मतलब गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, समझ में आ रहा है, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद द क्रो मैग्नोन दिख रहा है नेदरथल, इसमें लिखा है कितना? 1,50,000, आज से 1.5 लाख साल पहले। The Cro-Magnon evolved about 50,000 years ago, and after that this evolution has been faster than earlier। और जो Cro-Magnon था, ये तो मैं बोलूँ मैं कंप्लीट एक ह्यूमन ही है, समझ लो, पूरी तरीके से इंसान बन चुका भी है। ये इंसान ऐसा है जो क्या करेगा, अब इनके क्या होंगे, ट्राइबल्स, देखो ट्राइबल्स लोग वैसे ही रहते हैं, अभी ये ट्राइब में रहना स्टार्ट कर देंगे Cro-Magnon। और ये आज से कब की बात है? आज से 50,000 साल पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ? About 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture। अब देखो मैं बताया था, अब इंसान क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। इवॉल्व होने के बाद अब क्या करेगा? अब ये खेती वीती करना स्टार्ट कर देगा। अब खेती करना कब स्टार्ट हुआ? आज से 10,000 साल पहले। इट स्टार्टेड टू रियर द कैटल हर्ड एंड स्टेबलाइज द सिटीज। धीरे धीरे इन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, शहर नगर बसाना स्टार्ट कर दिया। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, धीरे धीरे इन्होंने नाच गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर अगो। और आज से 5,000 साल पहले क्या स्टार्ट हो गया? राइटिंग स्टार्ट हो गई। आर्ट बोलते हैं ना, सबसे पुराना मेसोपोटामिया जो हमारा सिविलाइजेशन, सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया है, वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ चीज, आर्ट्स हुआ चीज, ये सब मिला था। तो कब स्टार्ट हो गया था? आज से 5,000 साल पहले। एंड दस द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड, और यहीं से इतिहास भी शुरू हो गया। जहां से लिखना स्टार्ट कर दिया वहीं से इतिहास शुरू हो गया। मॉडर्न साइंस एमर्ज अबाउट 400 ईयर अगो, और जो आज का मॉडर्न साइंस है वो कब स्टार्ट हुआ? आज से 450 बोल रहा हूँ मैं, 400 साल पहले। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज एस्टेब्लाइज अबाउट 200 ईयर अगो, और आज से 200 साल पहले हमारे देश में या फिर हमारे अर्थ में क्या स्टार्ट हो गया? इंडस्ट्रियल, मतलब बोलते हैं ना, कारखाना आना स्टार्ट हो गया। And now we have reached at this stage and still we are searching the detail of root of human ancestry। और आज देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम इवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कितना होशियार हो चुके हैं आज हम लोग। बोलो, मुझे लगता है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया जरूर कमेंट करना, बताना मुझे कि कहाँ पे दिक्कत हुआ है, आप लोगों को कहाँ पे कोई टॉपिक नहीं समझा है। अगर समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसा ही आप लोगों के लिए हमेशा हर रोज वीडियो लेकर आऊँगा। और ये वीडियो रहेगा 1 शॉट, और इस 1 शॉट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर। तो देन अभी क्या करना है, मैंने तो अपना काम कर लिया, और आप लोगों ने अगर एंड तक देखा है तो भाई साहब बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोग आज के टाइम पे भी, आज का टाइम कैसा है, आज मॉडर्न टाइम पे लोग सोशल मीडिया में बिजी है, लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे आकर अगर कुछ पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करना। ओके गाइस, बाय बाय। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।